हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हो जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 16 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इन सब के बारे में आज के क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू करने से पहले मेक श्योर कीजिए कि आपके पास आपकी एनसीईआरटी हो, पेन हो, कॉपी हो, ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकेंड, अगर आपको वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25x स्पीड में इंक्रीज करके देख सकते हैं। चलो, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वॉइस में या फिर किसी भी चीज में कोई भी दिक्कतें आती हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। Animals accumulate ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium ion, potassium ion, chlorine ion, phosphate, sulfate, etc. either by metabolic activities or by other means like excess ingestion. अब देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर अदर सब्सटेंसेस को क्या करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं अपनी बॉडी में। कैसे एक्यूमुलेट करते हैं? आप जो है कुछ भी चीज खाते हो, ठीक है, खाना खाते हो, तो वहां पे फिर क्या होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं बहुत सारी। ठीक है, अब इस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के रिजल्ट में आपको जो है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड और अदर आयंस जैसे वो क्या होते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। ठीक है, तो एक तो तरीका हो गया एक्यूमुलेट होने का, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, और दूसरा तरीका है यहाँ पे एक्सेस इंजेक्शन। आपने जो है कोई भी चीज को क्या कर लिया, ज्यादा खा लिया। ठीक है, इंजेक्शन का मतलब आपने जो है बॉडी के अंदर उसको ज्यादा अमाउंट में दे दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजों से क्या होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर अदर सब्सटेंसेस क्या होती हैं, एनिमल्स की बॉडी में एक्यूमुलेट होती हैं। और ये जो सब्सटेंस होती हैं, इनको क्या करना रहता है बॉडी से, या तो आप टोटली रिमूव करो या तो पार्शियली। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगी, बॉडी को हार्मफुल इफेक्ट उसके आपको देखने को मिलेंगे बॉडीज में। नाउ these substances have to be removed totally और partially। ये जो भी सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसको या तो आप टोटली रिमूव कर दो या तो फिर पार्शियली रिमूव कर दो। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न the mechanism of elimination of these substances with special emphasis on common nitrogenous waste। तो ये जो चैप्टर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ these substances सीखेंगे, स्पेशली किसका, नाइट्रोजिनस वेस्ट का। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ द नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब देखो, यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या होते हैं, बॉडी में एक्यूमुलेट होते हैं। तो यहाँ पे आपका एक तो दिया है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या करते हैं, हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। सेकेंड है यहाँ पे आयंस, जैसे कि सोडियम आयन Na+, ठीक है, पोटेशियम आयन भी K+ होता है, और क्लोरीन आयन की Cl-, यहाँ पे आपको जो है माइनस वो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह से आपका जो है फॉस्फेट एंड सल्फेट आयंस भी होते हैं। तो कभी कभी नीट में आपको जो है आयंस के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं वही पूछ ले जाते हैं, या तो बायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं और केमिस्ट्री में भी। तो यहाँ पे जो है पॉलीएटॉमिक आयन का मैं एक चार्ट लेकर के आई हूँ जिसको आपको याद रखना है अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सल्फेट एंड फॉस्फेट का जिक्र हुआ है यहाँ पे इस चैप्टर में, तो सल्फेट का जो ये क्या होता है, पॉलीएटॉमिक आयन होता है जो कि SO4 2-, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। और दिस इज फॉस्फेट आयन PO4 3-। तो इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो आपको याद रखने हैं, एंड दीज आर दी अदर पॉलीएटॉमिक आयंस। ठीक है, तो ये सब के स्ट्रक्चर, नेम, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि केमिस्ट्री से इन सब से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, नाउ तो बॉडी में जो है आपका ये सारे आयंस एंड सब्सटेंस जो है एक्यूमुलेट होते हैं। वहीं पे एक आता है कि आपका नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस वेस्ट के बारे में बात करेंगे। अब इस नाइट्रोजनस वेस्ट में आपका पहला आता है अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो, ये जो अमोनिया है इसको हम NH3 इस तरह से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, वो इस तरह से आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बीच में नाइट्रोजन एटम और यहाँ पे आइट साइड में आपका हाइड्रोजन
एटम जो है प्रेजेंट होता है। यहीं पे सेकंड अगर आप यूरिया की बात करें तो इसको जो है हम किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं CONH2 एंड इस तरह से ब्रैकेट में करके ट्वाइस। इसका जब आप स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको ये जो दिख रहा है दिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है, और अगल बगल में आपका जो है अमोनिया ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ है। इसको हम जो है इस तरह से भी लिख सकते हैं CH4N2O। ओके, दैट इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट है आपका यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड का यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला होता है C5H4N4O3 और इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन सब का जो है फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इनका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ so ammonia, urea and uric acid are the major forms of nitrogenous waste excreted by the animals। ठीक है, तो ये जो मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ये तीनों जो कि एनिमल्स के थ्रू क्या किए जाते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं। एक्सक्रीट का मतलब होता है बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव किया जाता है। ठीक है, अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन। अब यहाँ पे ये जो अमोनिया है ये इन तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट में सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है और इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, whereas uric acid being the least toxic can be removed with a minimum loss of water। वहीं पे अगर आप यूरिक एसिड की बात करें तो ये जो है लीस्ट टॉक्सिक होता है तीनों थ्री ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट में। ओके, और इसको एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। तो यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टॉक्सिसिटी ऑर्डर ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट, यहाँ पे नाइट्रोजनस जो वेस्ट है उसका टॉक्सिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, तो अमोनिया यहाँ पे सबसे ज्यादा टॉक्सिक होगा, फिर उसके बाद यूरिया एंड देन लास्ट में यूरिक एसिड जो है आपका लीस्ट टॉक्सिक होगा। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर। ओके, अब यहीं पे अगर सेकेंड ऑर्डर आपको पूछा जाए अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर एलिमिनेशन, ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसके हिसाब से अगर आपको ऑर्डर बनाने बोला जाए तो यहाँ पे अमोनिया को सबसे ज्यादा लगेगा, फिर यूरिया एंड यूरिक एसिड को सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ेगी एलिमिनेशन के लिए। यहां तक बात समझ में आई? ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया इज अमोनोटेलिज्म। Many bony fishes, aquatic amphibians and aquatic insects are ammonotelic in nature। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो है अमोनोटेलिज्म के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जो भी प्रोसेस होता है, कोई भी यहाँ पे क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये क्या कर रहा है, अपनी बॉडी से अमोनिया को निकाल रहा है। तो यहाँ पे अमोनिया को रिमूव करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए जो प्रोसेस वहां पे होती है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, अमोनोटेलिज्म बोला जाता है। ओके, अब यहीं पे जो ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट अमोनिया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट एक्सक्रीट अमोनिया, जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बोनी फिशेस का एग्जांपल दिया हुआ है, एक्वेटिक एम्फीबियंस का एंड एक्वेटिक इंसेक्ट का एग्जांपल दिया हुआ है, इन ऑर्गेनिज्म को हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है, और ये जो जिस प्रोसेस से अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे बॉडी को उसको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म। ओके, नाउ ammonia as it is readily soluble is generally excreted by diffusion across body surfaces or through gill surface in fish as अमोनियम आयंस। ओके, तो यहाँ पे ये जो अमोनिया एक्सक्रीट किया जाता है बॉडी से, तो यहाँ पे आपको जो है जो प्रोसेस देखने को मिलता है उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जैसे ये बॉडी है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल डिफ्यूजन किसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा है, ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे कम है, तो हमेशा ये जो डिफ्यूजन होगा वो कहाँ से कहाँ होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यही केस यहाँ पे भी जब अमोनोटेलिज्म का जो प्रोसेस होता है, अमोनिया को एक्सक्रीट करने का जब प्रोसेस होता है, तब भी डिफ्यूजन प्रोसेस को ही यूज किया जाता है, ये जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है उनके द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ऑर्गेनिज्म है, ये अमोनिया को एक्सक्रीट कौन से फॉर्म में करेगा, अमोनियम आयन NH4+। ठीक है, जैसे ये जो टेबल है इसमें आपको ये अमोनियम आयन देखने को मिल रहा है,
तो ये जो NH4+1 इस तरह से लिखा हुआ है, इसको आप नॉर्मली NH4+ इस तरह से भी लिख सकते हो। सो दैट इज द अमोनियम आयन और दैट एंड दिस इज द अमोनिया। ओके, दैट इज अमोनियम आयन एंड दिस इज द अमोनिया। तो यहाँ पे ये जो भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है वो अमोनिया को जब एक्सक्रीट करेंगे, रिमूव करेंगे अपनी बॉडी से, तो वो अमोनियम आयन के फॉर्म में करेंगे। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, या तो वो उनके जो है पूरे के पूरे बॉडी सरफेस के थ्रू होगा, ठीक है, या तो फिर उनके गिल सरफेस, जहां से जो स्पेशली जो फिश होती हैं, तो जहां से उनका जो गैसेस एक्सचेंज होता है, वहीं से ही क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया को एक्सक्रीट आउट किया जाएगा बॉडी से। ओके, नाउ किडनीज डू नॉट प्ले एनी सिग्निफिकेंट रोल इन इट्स रिमूवल। तो यहाँ पे ये जो भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, तो वहां पे इनका जो किडनी होता है, ठीक है, वो कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करते हैं इसके रिमूवल में। नाउ, और ये जो अमोनिया होता है, दैट इज दी, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, और इसके रिमूवल के लिए आपको जो है बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। नाउ, terrestrial adaptation necessitated the production of lesser toxic nitrogenous waste like urea and uric acid for conservation of water। अब देखो, तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, ये जो भी अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं वाटर में रहने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप बोनी फिशेस को देख लो, ठीक है, ये आपको जो है सी में देखने को मिलेगा। एक्वेटिक एम्फीबियंस को ले लो, या एक्वेटिक इंसेक्ट को। एक्वेटिक मतलब इनका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा होता है, वो वाटर में ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूरिया है, ठीक है, और यूरिक एसिड है, ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, ये कहीं ना कहीं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन का क्या है, एक रिजल्ट है, आप बोल सकते हो। तो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में आप हर वक्त क्या करोगे, पानी में तो रहोगे नहीं। ठीक है, जैसे अमोनिया को यहाँ पे बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहीं पे यूरिया एंड यूरिक एसिड को अगर आप वाटर देखेंगे, तो वहां पे उनके एक्सक्रीशन के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो दैट इज द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्शन ऑफ लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट, जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे यूरिया एंड यूरिक एसिड एज ए नाइट्रोजिनस वेस्ट इसीलिए यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन में आपको जो है वाटर को कंजर्व करके रखना था बॉडी में। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ, mammals, many terrestrial amphibians and marine fishes mainly excrete urea and are called ureotelic animals। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जो है हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यूरिया के बारे में, यूरिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ammonia produced by metabolism is converted into urea in the liver of these animals and released into the blood, which is filtered and excreted out by the kidneys। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक तो पहले हम इसको समझते हैं, यूरियोटेलिज्म ये वर्ड है। ठीक है, जैसे अमोनोटेलिज्म था, इसी तरह से यूरियोटेलिज्म है। तो जिस प्रोसेस से यूरिया को बॉडी से बाहर निकाला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूरियोटेलिज्म। और जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे, बाहर निकालेंगे, उन एनिमल को हम कहेंगे यूरियोटेलिक एनिमल्स। जैसे यहाँ पे एनसीईआरटी में आपका एग्जांपल दिया गया है मैमल्स, जिसमें हम भी आते हैं। ठीक है, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस एंड मरीन फिशेस। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं, ये कैसे हैं, यूरियोटेलिक एनिमल्स या यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी से। ये जो यूरिया होता है वो अमोनिया से लेस टॉक्सिक होता है, लेकिन यूरिक एसिड से ज्यादा टॉक्सिक होता है। एंड इट रिक्वायर्स लेस वाटर टू एक्सक्रीट देन अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की कंपैरिजन में अगर आप बोलोगे तो इसको कम पानी चाहिए, लेकिन यूरिक एसिड के कंपैरिजन में बोलोगे तो आप इसको जो है थोड़ा ज्यादा पानी चाहिए। ओके, नाउ अब ये जो अमोनिया होता है, ठीक है, ये जो अमोनिया है, मेटाबॉलिज्म, आप जो है खाना खाएंगे, ठीक है, जो भी फूड आप कंज्यूम करेंगे, जो भी चीजें आप लेंगे, तो वहां पे मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होगा। उस मेटाबॉलिज्म प्रोसेस के रिजल्ट में आपका जो है अमोनिया जो है प्रोड्यूस होगा, किसमें, बॉडी में। अब ये अमोनिया कहाँ पे जाएगा, लिवर में जाएगा। अब इस लिवर में आपका जो यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथिन साइकिल, दैट इज द वेरी वेरी फेमस साइकिल। ठीक है, यूरिया या ऑर्निथिन साइकिल होगा आपके लिवर में, जिससे कि ये जो अमोनिया है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है। उस पूरे कॉम्प्लेक्स साइकिल के बाद अमोनिया यहाँ पे यूरिया में कन्वर्ट हुआ, फिर इस यूरिया को जो है ब्लड में क्या कर दिया जाएगा, रिलीज किया जाएगा, फिर ये ब्लड इस यूरिया को लेकर के किडनी तक जाएगा। अब वहां पे फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होगा, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये जो किडनी है उसको फिल्टर आउट करके उसको जो है एज अ यूरिन बॉडी से क्या कर देगा, बाहर कर देगा। यहां तक बात समझ में आई कि कैसे जो है अमोनिया जो है, जो यूरियोटेलिक एनिमल्स है उनके बॉडी में भी फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है लिवर में ऑर्निथिन या यूरियल साइकिल के थ्रू उसको यूरिया में कन्वर्ट करके किडनी के थ्रू वहां पे बॉडी से क्या कर दिया जा रहा है, बाहर कर दिया जा रहा है, ठीक है। सो दैट इज द प्रोसेस विच यू हैव टू रिमेंबर नाउ। इसीलिए यहाँ पे लिखा है ammonia produced by the metabolism, okay, and it is converted into urea in the liver of these animals. तो जो भी यूरियोटेलिक एनिमल्स है उनके लिवर में ये जो है प्रोसेस होगा, ओके, एंड रिलीज इनटू द ब्लड, ब्लड में फिर रिलीज किया जाएगा, विच इज फिल्टर्ड एंड एक्सक्रीटेड आउट बाय द किडनीज, ओके। नाउ some amount of urea may be retained in the kidney matrix of some of these animals to maintain a desired osmolarity. अब देखो कुछ यूरिया जो है, ऐसा नहीं है कि बॉडी से आपका जो है पूरे के पूरे यूरिया को ही जो है बाहर निकाला जाता है, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ जो यूरिया है उसको किडनी में ही रखा जाता है, किडनी मैट्रिक्स में, टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी। इसको आगे अभी हम इस वर्ड को समझेंगे, ठीक है, पहले हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ reptiles, birds and land snails and insects excrete nitrogenous waste as uric acid in the form of pellet or paste with a minimum loss of water and are called ureotelic animals. अब देखो यहाँ पे आपका जो है नॉट यूरियो, इट्स यूरिकोटेलिक, ओके। तो यहाँ पे अब जो है अनदर वर्ड है आपका यूरिकोटेलिज्म, ओके। आपको जो है डिफ्रेंशिएट करना होगा अच्छे से कि क्वेश्चन में आपसे यूरियोटेलिज्म पूछा जा रहा है या यूरिकोटेलिज्म पूछा जा रहा है, ओके। तो देखो यूरिकोटेलिज्म में क्या होगा, आपका एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। आप जो है नाइट्रोजनस वेस्ट का तो क्या कर रहे हो, एक्सक्रीट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो बॉडी से, लेकिन कौन से फॉर्म में, यूरिक एसिड के फॉर्म में, ओके। एंड दिस यूरिक एसिड इज लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जो है ये टॉक्सिक होता है, एंड पुअरली सॉल्युबल, ये वाटर ही पुअरली सॉल्युबल होता है, मतलब इनसॉल्युबल होता है, आप इस तरह से बोल सकते हो, ठीक है। इसका मतलब इसको जो है इसको एक्सक्रीट करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं, बाहर निकालते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल्स या यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप यहाँ पर दिया हुआ है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, एंड इंसेक्ट, ओके। तो इंसेक्ट यहाँ पे यूरिकोटेलिज्म भी है, और यहाँ पे आपका जो है एक्वेटिक इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो ये जो एक्वेटिक इंसेक्ट है ये जो है एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये जो यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिज्म है ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं एज अ पैलेट और पेस्ट के फॉर्म में, ओके, विद अ मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो यूरिया एंड यूरिक एसिड का जो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है बॉडी से बाहर निकाला जाता है, सो दैट इज ड्यू टू द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, क्योंकि टेरेस्ट्रियल आप जब लैंड में रहते हो तो आपको जो है पानी कंजर्व करने की जरूरत होती है अपनी बॉडी में, ठीक है। सो दैट इज द रिजल्ट ऑफ द टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन, ओके। नाउ सो हियर द कंपैरिजन टेबल बिटवीन द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, ठीक है। तो इधर फीचर दिया हुआ है, इधर टॉक्सिसिटी, ओके, यहाँ पे अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो टॉक्सिसिटी इसके बारे में हमने बात की, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ये भी बात किया है हमने। वाटर रिक्वायर्ड फॉर एक्सक्रीशन, दिस इज मैक्सिमम, मॉडरेट, मिनिमम। फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको इसके जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए, ओके। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टाइप की अगर हम बात करें तो अमोनोटेलिक होते हैं जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक। मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करें तो अमोनिया के लिए गिल्स एंड बॉडी सरफेस, ठीक है। यूरिया के लिए आपका जो है किडनी, एंड यूरिक एसिड के लिए भी किडनी। एग्जाम्पल ऑफ एनिमल्स तो यहाँ पे हमने पढ़े ही है। हैबिटाट की बात करें तो ये जो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है ये एक्वेटिक हैबिटाट में होंगे, पानी के अंदर होंगे। यूरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल और सेमी एक्वेटिक, ठीक है, जो कि लैंड पे भी रह सकते हैं और
वाटर में भी रह सकते हैं। यूरिक एसिड की बात करें तो ड्राई टेरेस्ट्रियल जो भी ड्राई टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करेंगे। ओके, एक्सक्रीशन फॉर्म तो यहाँ पे अमोनिया जो है डायरेक्टली डिफ्यूज होता है वाटर में, यूरिया जो है डिजोल्व इन यूरिन, ठीक है, पास करते हो उसमें यूरिया क्या होता है, डिजोल्व होता है। इसीलिए जो है यूरिया जो है अगर आप उसमें पानी ना डालो तो उसमें फिर एक पंजेंट स्मेल आती है काफी। ओके, यूरिक एसिड की तो ये क्या होता है, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में इसको बाहर निकाला जाता है बॉडी से। ओके, नाउ a survey of animal kingdom presents a variety of excretory structures। ठीक है, तो जब हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बहुत सारे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था अकॉर्डिंग टू दी फाइलम। ठीक है, हम जिस जिस फाइलम में थे तब। In most of the invertebrates, these structures are simple tubular forms, whereas vertebrates have complex tubular organs called kidneys। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है, जो भी इन्वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो है आपको सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म देखने को मिलेगा एज अ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर। लेकिन वहीं पे जब आप वर्टिब्रेट्स को जब आप देखते हैं तो वहां पे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन जिसका नाम क्या है, किडनी, आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्या समझेंगे, ऑस्मो रेगुलेशन समझेंगे, फिर उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑस्मो रेगुलेशन है क्या? So it is the process by which organisms maintain the balance of water and salt, which is osmotic balance in their body fluids। तो यहाँ पे जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी के अंदर बॉडी फ्लूइड है। ओके, तो यहाँ पे इस बॉडी फ्लूइड में आपका जो है वाटर एंड सॉल्ट दोनों के बैलेंस को बनाए रखना, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, ऑस्मो रेगुलेशन बोला जाता है। और ये ऑस्मो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, इट प्रिवेंट्स सेल स्वेलिंग, जो भी सेल्स हैं उसको स्वेल करने से, फूलने से रोकती है। श्रिंकिंग, श्रिंकिंग का मतलब जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये नॉर्मल स्टेट है, अगर ये इस तरह से स्वेल हो गई तो ये फूल जाएगी, बड़ी हो जाएगी, और श्रिंक का मतलब ये इस तरह से सिकुड़ जाएगी। ओके, तो इससे बचाता है। मेंटेन्स नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो भी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करके रखता है। एसेंशियल फॉर सर्वाइवल इन डिफरेंट हैबिटाट, जैसे कि फ्रेश वाटर, मरीन एंड टेरेस्ट्रियल। तो यहाँ पे जो फिशेज हैं, ठीक है, तो कुछ जो है फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ जो है आपका मरीन वाटर में रहते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म लैंड में रहते हैं। तो वहां पे सबको क्या करते हैं, यहाँ पे भी हैबिटाट हो, चाहे एक्वेटिक हो, ड्राई हो, चाहे आप टेरेस्ट्रियल में हो, ठीक है, लैंड में हो, तो वहां पे उसको क्या करता है, वो सरवाइव करने के लिए क्या करता है, बेसिकली ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने में हेल्प करता है, चाहे वो कोई भी हैबिटाट हो, चाहे वो फ्रेश वाटर हो, मरीन हो या टेरेस्ट्रियल। ओके, यहां तक बात समझ में आई। सो दैट इज द ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ सम ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स आर मेंशन्ड हियर। तो यहाँ पे सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स, किडनीज के बारे में हमने पढ़ा, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कुछ के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि पहला नाम है प्रोटोनेफ्रिडिया, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे क्या है, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, जैसे कि फ्लैट फॉर्म्स, फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसमें ट्रू रीजनरेशन होता है। ट्रू रीजनरेशन का मतलब जैसे ये प्लेनेरिया है, ठीक है, इसको आप किसी भी भाग से काट दो, क्या करेगा, ये अलग होकर के वो फिर से क्या करेगा, वो एक पूरे के पूरे न्यू ऑर्गेनिज्म में वो क्या होता है, अपने आप को बना लेता है। ठीक है, तो प्लेनेरिया इज द ट्रू एग्जांपल ऑफ द ट्रू रीजनरेशन। ओके, नाउ रोटिफर्स, सम एनेलिड्स एंड सिफेलोपॉडेट एम्फियोक्सस। ठीक है, तो ये जो के बारे में जब आप एनिमल किंगडम में जाएंगे, आई थिंक एनसीईआरटी पेज नंबर 46 और 47, ठीक है, वहां पे आपको एक सिफेलोपॉड एंड एम्फियोक्सस का एग्जांपल देखने को मिलेगा। तो ठीक है, तो ये सारे जहां पे भी जो भी एग्जाम्पल जो होते हैं वो एक से ज्यादा चैप्टर में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो वो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो एम्फियोक्सस या सिफेलोपॉडेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो एनिमल किंगडम का भी क्वेश्चन होगा और ये जो एक्सक्रीटरी वाला जो चैप्टर है उसका भी क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो वहां से कंबाइंड क्वेश्चन जो है आपके बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी होती हैं। ओके, नाउ प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज, ठीक है, तो ये जो प्रोटोनेफ्रिडिया है उसका मेन काम क्या है यहाँ पे कि बॉडी में जो भी आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम है उसको रेगुलेट करे, दैट इज ऑस्मो रेगुलेशन।
ओके। नेफ्रिडिया की बात करें, नेफ्रिडिया आर द ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थवर्म्स एंड अदर एनिलिड्स। ठीक है, तो जो अर्थवर्म्स हैं एंड अदर एनिलिड्स हैं उनमें जो है आपको नेफ्रिडिया देखने को मिलता है। नेफ्रिडिया हेल्प्स टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन अ फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। ओके, नाउ मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें, Malpighian tubules are the excretory structures of most of the insects including cockroaches. So that is the very very important point. ठीक है, जब मैं आपको कॉकरोच पढ़ा रही थी उसमें भी हमने इसके बारे में बात की थी। Now, Malpighian tubules helps in removal of nitrogenous waste and osmoregulation. Actinal glands or green glands perform the excretory function in क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ तो यहाँ पर जो है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन एनिमल्स का जो है कंपैरिजन टेबल है। तो यहाँ पे एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे जो भी जहाँ पे मतलब एग्जाम्पल की ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कहाँ पे पाया जाता है, टाइप्स एंड नेचर एंड देयर इज अ मेन फंक्शन। तो सबसे पहले आपका प्रोटोनेफ्रिडिया फ्लेम सेल, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो टेबल है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, स्पेशली मैच द कॉलम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। तो ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेनेरिया, ठीक है, रोटीफर्स में देखने को मिलेंगे, और सम एनिमल एनिलिड्स जैसे कि एम्फियोक्स, सम एनिलिड्स में देखने को मिलेंगे, और एम्फियोक्सस तो क्या है, सिफेलोकॉर्डेट होता है। ओके, सिंपल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब कि आयनिक एंड फ्लूइड बैलेंस में हेल्प करता है। नेफ्रिडिया की बात करें तो एनिलिड्स में देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल अर्थवर्म, ठीक है, केचुआ जिसको हम बोलते हैं। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है ये, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। मल्पीजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो इंसेक्ट में देखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल कॉकरोच में, ठीक है, ये लॉन्ग होता है, थिन ट्यूब्यूल्स ओपनिंग इनटू गट। मेन फंक्शन क्या है, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट है एटिनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, तो ये आपको क्रस्टेशियन जैसे कि प्रॉन में आपको देखने को मिलता है, ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होता है ये, एंड एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। लास्ट में आपका जो है यहाँ पे आता है किडनी, जो कि आपको वर्टिब्रेट्स में देखने को मिलेगा, एंड दिस इज द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स। ओके, ये एक्सक्रीशन का काम करता है, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है, और होम्योस्टेसिस का भी काम करता है। दैट इज क्लियर। ओके, तो ये जो टेबल्स हैं, तो दिस इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, जितने भी टेबल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल।